चलो, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज आपकी मेंटोर जया श्रीवास्तव फिर एक बार क्लास 10 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर लेकर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट अल्कोहल, एसिड एंड देन सोप एंड डिटर्जेंट। तो फटाफट इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग खत्म करके अपने नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10 के मैग्नेटिज्म या फिर और किसी चैप्टर पर कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर? तो भैया आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट इथेनॉल। सो व्हाट अबाउट इथेनॉल? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH या फिर इसी को कॉमनली हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। बेटा C2H5OH को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि नहीं? आप एक बात बताओ। ये रहा C2H5OH, C2 5 ये H है OH, इसको आप कह सकते हो CH3CH2OH। तो चाहे जिस तरीके से भी आ जाए रहेगा ये इथेनॉल, चाहे आप इसको ओपन फॉर्म में लिखो, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखो और चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखो। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ये लिख रखा है कि ये सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली है। आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कभी आपको होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के निकालनी हो तो आप पहला मेंबर निकाल लो। लो भाई, यहाँ पर तो सेकेंड मेंबर लिखा है, तो पहला मेंबर एक कार्बन का बनाकर देखो ना यार, फर्स्ट मेंबर क्या ही होगा? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली क्या हो सकता है? तो जरा एक कार्बन का अल्कोहल बनाकर देखते हैं। एक कार्बन लगाओ, OH लगाओ, बाकी सबको हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया CH3OH, जिसको आप कहते हो मीथेनॉल। क्लियर हो गया? तो हम लोग को चूंकि इथेनॉल पढ़ना है तो इसके बाद अगर आप इसमें CH2 ऐड करोगे तो CH3CH2OH ही तो बनेगा, बन गया ना इथेनॉल। तो दस इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ इथेनॉल फैमिली। क्लियर? इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी है इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कम से कम 4 से 5 रिएक्शंस आपके सिलेबस में दी गई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें, देन इट इज ए कलरलेस लिक्विड। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड आपको देखने को मिलेगा। इट इज कॉल्ड इथेनॉल। देन इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अगर अल्कोहल को कभी अगर कभी अल्कोहल टेस्ट करने का मौका मिले तो आपको एक बर्निंग सेंसेशन से आएगा। अगर इसको कोई लोग पीते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन आता है, टेस्ट में थोड़ा जलता हुआ ये अंदर जाता है। साथ ही साथ में इसकी एक महक एक स्पेसिफिक होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। वोलेटाइल लिक्विड होता है मुन्ना, इसको अगर आप ओपनली रख दोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा और पानी से हल्का होता है। ठीक है? तो अगर आप इसको पानी से मिलाओगे तो पानी आपके ऊपर रहेगा और जो आपकी अल्कोहल है वो नीचे रहेगी। आप लोगों ने अगर टीवी या शोज में देखा हो, आपके अल्कोहल में अगर लोग मिलाते हैं वो बर्फ वगैरह, तो देखो बर्फ तैरा करती है ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पानी से हल्की होती है। चलिए, अच्छा, इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड एंड लाइटर देन वाटर। सॉरी, अभी जो मैंने बोला, सॉरी, लाइटर देन वाटर का मतलब ये जो अल्कोहल है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर रहेगा, बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी। इस बात को कभी अगर एक्सपीरियंस करना हो तो करके देखेगा। इट हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा जी, इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। देखो ना, ये आपके सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड ही तो जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड जब कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन और हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट क्या होता है? By the sharing of electrons, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, then this bond is called covalent bond and the compound is called as covalent compound। चलिए, इसके बाद ये न्यूट्रल होता है मुन्ना, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस का चार्ज डेवलप, हाँ, रिएक्शन आप कराओगे, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी रिएक्शन करेगा, लेकिन जनरली अगर आप इथेनॉल लेके रखोगे तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इसीलिए अगर आपको लिटमस टेस्ट लेना हो तो लिटमस पे कोई भी टेस्ट नहीं देता। जबकि अगर ये एसिड होता तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता, और अगर ये बेस होता तो ये फिर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता, है ना? यही तो पढ़ा है आपने, एसिड कन्वर्टेड ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस कन्वर्टेड रेड लिटमस टू ब्लू, यही तो पढ़ा है। लेकिन ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए लिटमस टेस्ट नहीं देता। क्लियर?
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये स्पिरिट बेटू इथेनॉल में जब 5% आप वाटर मिला देते हो तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाता है। इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये अनफिट होता है पीने के लिए, ये कॉमर्शियल अल्कोहल है, ये बिल्कुल भी पिया नहीं जा सकता, इसी को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। लेकिन अगर 100% प्योर अल्कोहल हो तो उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जा नहीं सकता, कहा जाता है, और फिर उसको लोग ड्रिंक करने में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक छोटी से शुरुआत हम लोगों ने की है इथेनॉल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो लो है, पानी से हल्का है, भाप में बहुत तेजी से उड़ता है। वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा वाष्पशील, हिंदी इसकी होती है, कायदे की हिंदी अगर आप देखो तो इसकी हिंदी वाष्पशील होती है। इसका मतलब होता है भाप में बहुत जल्दी से बदल जाना, ठीक है। और उसके बाद ये रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो अभी बच्चों हमको पढ़ना है अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, जिसमें पहली हेडिंग है कंबस्शन। देखो हम लोगों को पढ़ना है कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल और रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इस तरीके से 4-5 रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो पहले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कंबस्शन। प्रीवियस वीडियो में देखना, कंबस्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है और बताया गया है एयर की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जलना, बर्न होना इज नोन एज कंबस्शन, ठीक है। जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है CO2 एंड वाटर। क्या? CO2 एंड वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। बेटा यही बात तो वहां पर भी समझाई थी, फिर से वही बात यहीं पर समझाया जा रहा है कि जब भी कभी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी एयर की प्रेजेंस में बर्न आउट होता है, देन द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम एंड इट इज CO2 एंड वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी विच इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? तो यहाँ पर भी सेम बात है भैया, इथेनॉल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड रिलीजिंग लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। छोटी सी रिएक्शन है मुन्ना, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और साथ ही बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। C2H5OH इज द इथेनॉल। इथेनॉल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट करते हो देन दिस। क्लियर हो गया? इसके बाद इसमें इतनी आसानी से आग लग सकती है, तभी तो ये बर्न आउट कर जाता है आसानी से। तो ये बहुत ही इन्फ्लामेबल लिक्विड है। कभी अगर डीओ वगैरह का आप लोगों ने किया, उसको लगा के उसमें आग लगाई हो, करना मत घर में, समझ में आया? कोई लोग ऐसा कोई करेगा नहीं प्रैक्टिकल। लेकिन अगर डीओस को आप ऐसे करके उसमें माचिस लगाओ तो उसमें आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है लिटिल अमाउंट में। क्लियर? तो इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड जो कि आसानी से कैच पकड़ सकता है और बर्निंग होने लगता है, उसको वो जलने लगता है। क्लियर? बहुत ज्यादा स्केल पर इसका प्रोडक्शन होता है केन शुगर से। गन्ने से जब चीनी बनाई जा रही होती है बेटा, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको मोलेसेस कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक अब इस बात को सुनिएगा। गन्ने के जो जब आप उसका जूस निकाल के जब आप गुड़ और शक्कर बनाने जाते हो, खासतौर पर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर कर रहे होते हो, चीनी बना रहे हो, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको मोलेसेस कहते हैं। और उस मोलेसेस, चूंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन तब भी उसमें 30% शुगर का अमाउंट होता है और उसी को फर्मेंट करके एनारोबिक कंडीशन में रखकर उसी में फर्मेंटेशन करके हम लोग ये इथेनॉल दारू बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा इट इज प्रोड्यूस्ड एट ए लार्ज स्केल फ्रॉम शुगर केन क्रॉप। गन्ने की खेती से हम लोग इसको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोड्यूस किससे किया जाता है? फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर विच इज प्रेजेंट इन मोलेसेस। मोलेसेस क्या होता है? मोलेसेस वेस्ट मटेरियल होता है। कब का? जब आप उस शुगर से चीनी बना रहे होते हो, उस प्रोसेस के दौरान एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसमें अबाउट 30% शुगर होती है और उसी को जब आप फर्मेंट करवाते हो तो उसी से आपकी इथेनॉल बन जाती है। तो मोलेसेस इज अ डार्क ब्राउन लिक्विड विच इज लेफ्ट पार्ट ऑफ केन शुगर आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जब आप चीनी बना रहे हो तो मुन्ना, तो एक वेस्ट मटेरियल निकलता है पास साइड में जिसको आप मोलेसेस कहते हैं। उसमें भैया ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वेस्ट है, उसमें 30% शुगर रहती है जो कि कंप्लीट शुगर में नहीं निकल पाती। जैसे अगर कोई चीज बना रहे हो, जैसे आप नींबू निचोड़ रहे हो, तो क्या पूरा 100% नींबू निचोड़ लेते हो क्या यार? या तो बड़े ताकतवर हो भैया, एकदम से निचोड़ ले रहे हो, या तो कोई मशीन से निकाल रहे हो। लेकिन अगर हाथ से आप निकालोगे तो उसमें देखो बच जाता है कुछ ना कुछ। ठीक वैसा ही कुछ समझ लो
कि जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर हो रहा होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें भी 30% शुगर 30% शुगर बच जाती है। ठीक है, तो उसी को फिर फर्मेंट करवाकर हम लोग उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये रही आपकी छोटी सी रिएक्शन जिसको हम लोग कंबस्टन कहते हैं। इसके बाद हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? दो बताए, जल्दी बोलो। अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं भाई। ऑक्सीडेशन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन रिएक्शन के बाद आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों में ऑक्सीजन का यूज होता है। एक में एयर का ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्शन कर जाता है जो कि आपने कंबशन में पढ़ा, और उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है CO2 वाटर। और इस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। पढ़ चुके हो मुन्ना लोग। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी याद रखने हैं, and they are alkaline KMnO4 as well as acidified K2Cr2O7. It means alkaline potassium permanganate and acidified potassium dichromate. Clear? अल्कोहल जब भी कभी ऑक्सीडाइज करता है वो अपने इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है बिकॉज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर स्ट्रॉन्ग। ये क्या है आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देखो, सब समझ में आएगा कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट बताया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्कोहल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स एसिड। अब चूंकि इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है मुन्ना। इथेनॉल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। आप ऑक्सीजन लोगे अल्कलाइन KMnO4 या फिर क्या उठा सकते हो? आप उठा सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COA प्लस H2O। क्लियर? पूरी बात वही लिख रही है जो मैंने आपको समझा दिया। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेट कर जाना, वाटर का निकल जाना। तो द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। बेटा इसके लिए भी एक एजेंट लगता है जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। याद कर लो, कंसंट्रेटेड H2SO4। बिल्कुल दिमाग में बैठाइए। डिहाइड्रेशन करने के लिए जो भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे इसका नाम याद रखो, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा ये रहा आपकी रिएक्शन। द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म्स एल्कीन। ये प्रोडक्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जरा इस रिएक्शन को करके देख लें तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, ये रहा आपका CH3CH2OH। अब इसके में ये सब लगा देना। देखो क्या होता है, इस कार्बन से OH निकलेगा और इसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा। यहां से नहीं निकालोगे बेटा। अगर यहां से अच्छा एक इमेजिन करो, यहां से और यहां से तुमने दोनों निकाल दिया। अब इसी कार्बन पर 2 की कमी आ गई, इसी कार्बन पर 2 की कमी आएगी, ऐसा कुछ लगाओगे क्या? और ऐसा कुछ लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? हवा में लगाओगे, इसलिए ये नहीं बनेगा बेटा। तो आप क्या करोगे? क्या सीखा आपने कि OH तो आपने यहां से निकाला लेकिन H आपने पड़ोसी कार्बन से निकाला। बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, इसको कुछ नाम दिया गया है, हम नहीं लेंगे नाम, कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन बड़े क्लासेस में इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ले लिया नाम। ठीक, यहां से आप OH निकालोगे, पड़ोसी कार्बन से आप H निकालोगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। और जिससे आपका क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, एक यहां से कमी आई, एक इस कार्बन पे कमी आई, दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड की कमी आई, इसीलिए दोनों के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन का CH2, हाँ लिख दो CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर ये CH2, हाँ लिख दो CH2। अब इस कार्बन पे 1 2 3, इस कार्बन पर 1 2 3, एक की कमी है, बस डबल बॉन्ड लगा दो, बात खत्म। हो गई आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, कितनी आसान सी रिएक्शन आपके सामने चल रही है। तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लो बेटा, क्योंकि इसके आगे फिर से हम लोग 2 रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों। अब हमको रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? तो ईस्टर बनेगा। ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। इस रिएक्शन में आपको देखो लिख रखा है विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब भी आपने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे रिएक्शन करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
तो बेटा यानी कि यहाँ पर भी पानी तो निकलने वाला है ना। तो सबसे पहले रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या कंसंट्रेटेड H2SO4, देन क्या फॉर्म, ईस्टर इज फॉर्म। बेटा पहले तो इसका नाम देखो, इसका नाम होता है इथाइल एंड इससे हो जाएगा इथेनोएट, O8 लगता है, ये एक प्रकार का क्या है, ईस्टर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका निकलता है OH, यहाँ से आपका OH निकलता है और यहाँ से आपका H निकलता है। ठीक, तो यहाँ से CH3CO O C2H5, यहाँ से जोड़ो, देखो CH3CO CH3CO O C2H5, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ईस्टर बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर हो बेटा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि कैसे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, एक तरफ से OH निकलता है, एक तरफ से H निकलता है, बहुत ध्यान पूर्वक, एक तरफ से OH निकलता है, एक तरफ से H निकलता है, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, ईस्टर बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के साथ। इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसको बेकरी प्रोडक्ट्स में जहां पर थोड़ा फ्लेवर देना होता है स्वीट स्मेलिंग का, वहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक, फिर आपको पढ़ना है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल से रिएक्शन करके बेटा ईथर बनता है। ये ईस्टर और ईथर में जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा याद रखना। ईस्टर में ये R CO OR, ये R एक ग्रुप हो गया, R ये हो गया, COO ये ईस्टर है, ठीक है। और ये क्या होता है, ROR, ये जो ग्रुप होता है बेटा ये ईथर बनाता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी कभी एक शॉर्ट्स डाल देंगे जिसमें आपको कम से कम सारे जितने फंक्शनल ग्रुप है ना उनको पहचानना कैसे है आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अभी तो सोडियम मेटल से रिएक्शन हो रही है, तो अगर आपने इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई तो ईथर बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर R की जगह हमने सोडियम लगा दिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। थोड़ा पेन चेंज करें ताकि आपको दिखे ना कायदे से। इसका नाम क्या होता है मुन्ना, इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब आप ईथर का नेम देते हो ईथर को तो इथॉक्साइड का यूज करते हो, एल्कोक्साइड का यूज करते हो। आपको क्लास 11 की IUPAC जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे कि कैसे आप किसी भी ईथर को नेमिंग करते हो, एल्कोक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपेनॉक्साइड, ऐसे करके आप इसको यूज करते हो। बहरहाल यहाँ पर इथेनॉल की रिएक्शन किससे हुई, सोडियम मेटल से। तो देखो यहाँ पर ये H है, ये निकल जाएगा। ठीक, ये H जब निकले, देखो यहाँ पर भी H निकल रहा था, बोलो भाई यहाँ पर भी तो H निकाल रहे थे, और OH यहाँ से तो OH और H मिलकर क्या बना रहा था, H2O, बाकी CH3CO O C2H5 जोड़ दे रहे थे, ईस्टर बन जा रहा था। यहाँ से H निकालोगे तो H अकेला निकलता नहीं है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लेता है, तो आप दो मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, H2 गैस। अब देखो C2H5O के आगे क्या लगेगा, Na, तो दो मॉलिक्यूल C2H5O Na यानी कि ईथर के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिसका नेम होता है सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर हो गया। अब इसी रिएक्शन को एज अ टेस्ट ऑफ इथेनॉल कर लेते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आपके बोर्ड में आ जाए राइट अ रिएक्शन फॉर टेस्ट ऑफ इथेनॉल तो आप यही रिएक्शन दोगे कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल। क्यों, क्योंकि यहां से तो भैया एक गैस रिलीज हो रही है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन यहाँ से ना निकलता तो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है आप बताओ। यानी कि अल्कोहल अगर आप लोगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। तो आप जब रिएक्शन करोगे तो वहां पर जब गैस निकलने लगेगी तो बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो आपको पॉप साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, और उसी पॉप साउंड को जब आप सुनोगे तो समझ आओगे यस हमने तो अल्कोहल ही लिया था। ठीक, इथेनॉल प्रोपेनॉल नहीं पहचान सकते हो, लेकिन कम से कम जो लिक्विड लिया है जिसमें सोडियम मेटल डाल के रिएक्शन हुई है ये तो पहचान लोगे, ये तो जान लोगे कि अल्कोहल है। तो दिस reaction is used as a test of alcohol because after reaction with sodium metal it releases a gas which is called hydrogen gas, and when a burning matchstick is carried near this gas then a pop sound created, and this gas
this releasing gas express that the liquid which is taken for reaction is an alcohol. Clear हो गया मुन्ना? Yes. तो ये रहा आपका पूरा reactions का compound. तो लिखा है this reaction is used at test of ethanol because H2 gas is evolved here and when burning matchstick is taken near this gas, a pop sound is produced. So in this way we know that the organic liquid is taken as alcohol. Clear? तो अब छोटे से टॉपिक बचा है, इसके यूज बता दें, उसके बाद फिर चैप्टर को पैकअप करें. चैप्टर नहीं, इस टॉपिक को तो पैकअप हो जाएगा, फिर इसी के बराबर इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे और एक लेक्चर में सोप डिटर्जेंट पढ़ के चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ना, जल्दी से यूजेस और देख लो बेटा. आपका आज के लिए इतना सफिशिएंट है, उसको पढ़ लो. ठीक, तो यूजेस ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है बेटा, दारू पीने के यूज में आता है. ठीक है, एंटीसेप्टिक के जैसे यूज होता है ताकि आपके जो घाव हैं या फिर जिस सिरिंज को आप यूज कर रहे हो वो स्टेरिलाइज हो जाए, उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो मर जाए. इसीलिए लोग कह रहे थे कोरोना में दारू पियो तो ठीक हो जाएगा. अरे यार, इससे ठीक वीक नहीं होता. हाँ, लेकिन ये जर्म्स को किल करने का काम करता है, ये बात सही है. जो आपके सैनिटाइजर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें अल्कोहल यूज किया जाता है. ठीक, तो ये तो बात है कि ये स्टेरिलाइज करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी हो दारू पीना शुरू कर दो ठीक हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं है. ठीक, कफ सिरप में ये यूज होता है. ठीक है, बहुत लोग इसको एज एडिक्टिव ले लेते हैं, कफ सिरप पी के सो जाते हैं आराम से. तो इट इज यूज्ड एज इन कफ सिरप अल्कोहल को, ताकि आपका दिमाग शांत हो और आराम से सो जाओ. अल्कोहल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन होता है? जिसमें आप ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऑर्गेनिक जो आपके सॉल्यूट होते हैं उनको सॉल्युबल करवाते हो. तो जो चीज़, अब चूंकि पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जो चीज़ पानी में नहीं सॉल्युबल होती है उसको आप अल्कोहल में सॉल्युबल कर सकते हो और आगे रिएक्शंस कर सकते हो. तो अल्कोहल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट बिकॉज मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are insoluble in water are soluble in it. तो बेटा आज तो इतना ही पढ़ाएंगे. इसके आगे हम लोगों का बार बार कह रहे हैं, छोटू से 2 टॉपिक्स बचे हैं, इथेनोइक एसिड और उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट. उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त. तो प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए. दिसंबर का मंथ आ चुका है और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मन लगाकर एकदम चिपक के बैठ के पढ़ो. ठीक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो का कॉन्सेप्ट हमेशा जीवन में अप्लाइड रखो. उसके लिए आप लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी. तो एक बार फिर से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. एंड तब तक के लिए बेटा मेरी तरफ से थैंक यू सो मच.